हेलो, गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज हम एटमॉस्फेयर और उसकी विभिन्न परतों के बारे में समझेंगे कि किस परत की क्या विशेषता है और कौन सी परत कितनी ऊंचाई तक विस्तृत है। उसके पहले हम एटमॉस्फेयर के बारे में जानते हैं कि जो एटमॉस्फेयर है ये ग्रीक भाषा के एटमॉस शब्द से बना है। जो एटमॉस्फेयर है एटमॉस्फेयर ये जो है कि ग्रीक भाषा के एटमॉस शब्द से बना है। एटमॉस एटमॉस शब्द से बना है जिसका अर्थ होता है बाष्प। जिसका अर्थ होता है बाष्प। इस प्रकार वायुमंडल को यदि बाष्प प्रदेश कहा जाए तो अतिशयोक्ति नहीं होगा। और वैज्ञानिकों का अनुमान है कि धरातल से प्रति सेकंड 1.6 करोड़ टन जल वाष्प वायुमंडल को प्रति सेकंड में प्राप्त होती है। और अगर यही जल वाष्प जो है अगर भूतल पर एक साथ में बरस जाए तो 2.5 सेंटीमीटर वर्षा के बराबर होगी। 2.5 सेमी वर्षा के बराबर होगी। तो दोस्तों ये डायग्राम है। इस जो है कि चार्ट में वायुमंडल की समस्त परतों को दिखाया गया है कि वायुमंडल को प्रमुख 5 परतों में विभाजित किया गया है। पहली है क्षोभ मंडल जिसको ट्रोपोस्फेयर कहते हैं, और दूसरी है समताप मंडल जिसको स्ट्रेटोस्फेयर कहते हैं, और जो तीसरी लेयर है उसको हम ओजोन मंडल कहते हैं जिसको इंग्लिश में ओजोनोस्फेयर कहते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण जो परत है वो है हमारी आयनोस्फेयर। जो दूसरी ये आयनोस्फेयर जो है ये दूसरी महत्वपूर्ण परत है। और जो क्षोभ मंडल है ये हमारे वातावरण के लिए सबसे महत्वपूर्ण है। और जो आयन मंडल है ये हमारे संचार कम्युनिकेशन माध्यमों सेंसरों को जो है कि क्रिएटिव करने के लिए महत्वपूर्ण है। और जो सबसे लास्ट परत है वो है वायुमंडल, इसको हम एक्सोस्फीयर कहते हैं। इन परतों का हम खंड बाई खंड अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहली परत हमारी क्षोभ मंडल है। जो वायुमंडल की संरचना संबंधी सामान्य विचारधारा। इस विचारधारा के अनुसार वायुमंडल को 5 प्रमुख परतों में विभाजित किया जाता है। इस विभाजन का आधार वायुमंडल में तापमान का ऊर्ध्वाधर वितरण है। वायुमंडल की प्रमुख परतें इस प्रकार हैं जिसे क्षोभ मंडल, समताप मंडल, ओजोन मंडल, आयन मंडल और वायुमंडल। इन विभिन्न परतों के बीच में ऐसी संक्रमण पेटियां पाई जाती हैं जिन्हें सीमांतर या पाज कहते हैं। क्षोभ मंडल और समताप मंडल के बीच एक अत्यंत छिछली परत पाई जाती है जिसे क्षोभ मंडल सीमा या ट्रोपोपाज कहा जाता है। इसी प्रकार समताप मंडल और ओजोन मंडल के मध्य स्थित संक्रमण स्तर को स्ट्रेटोपाज कहते हैं। और कुछ वैज्ञानिकों ने स्ट्रेटोपाज और वायुमंडल के बीच स्थित परतों को मेसोस्फीयर तथा इसकी ऊपरी सीमा को मेसोपाज संज्ञा प्रदान की है। इसी प्रकार वायुमंडल के उस भाग को जो मेसोपाज के ऊपर स्थित कुछ वैज्ञानिकों ने इसको थर्मोस्फीयर कहा है।
क्षोभ मंडल ट्रोपोपॉज। जो क्षोभ मंडल, यह वायुमंडल की सबसे निचली और सघन परत है। इसमें वायुमंडल के संपूर्ण भार का 75% पाया जाता है। जो क्षोभ मंडल है इसमें वायुमंडल का सर्वाधिक भार पाया जाता है, जो 75% पाया जाता है। और ट्रोपोस्फीयर शब्द तीसरा द बोर नामक अंतरिक्ष विज्ञान की देन है। तीसरा द बोर ने जो है कि ट्रोपोस्फीयर शब्द सबसे पहले दिया है। और ट्रोपोपॉज ग्रीक भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है मिश्रण अथवा विक्षोभ। इस प्रकार ट्रोपोस्फीयर का अर्थ हुआ मिश्रण प्रदेश, रीजन ऑफ मिक्सिंग। धरातल से इस परत की औसत ऊंचाई लगभग 14 किलोमीटर मानी जाती है। यह परत भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर पतली होती गई है। भूमध्य रेखा पर इसकी ऊंचाई 18 किलोमीटर और ध्रुवों पर 8 से 10 किलोमीटर होती है। दोस्तों, जो हमारी ट्रोपोस्फीयर है, जो ट्रोपोस्फीयर लेयर है, इसकी सबसे ज़्यादा ऊंचाई जो होती है वो भूमध्य रेखा पर पाई जाती है और सबसे कम ऊंचाई जो है वो ध्रुवों पर पाई जाती है। जलवायु विज्ञान की दृष्टि से इस परत का विशेष महत्व होता है क्योंकि सभी मौसमी घटनाएं इसी के भीतर सीमित होती हैं। ऊंचाई में वृद्धि के साथ तापमान में गिरावट इस स्तर की सबसे बड़ी विशेषता है। इसमें ताप ह्रास दर 6.5 डिग्री सेल्सियस प्रति किलोमीटर होती है तथा इसे सामान्य ताप ह्रास दर नॉर्मल इलेप्स रेट कहते हैं। उपर्युक्त सामान्य नियम के विपरीत कभी कभी धरातल के निकट विशेष रूप से शीत ऋतु में तापमान की व्युत्क्रमणता पाई जाती है, किंतु इसका प्रभाव नगण्य होता है। यह एक अपवाद मात्र है। इसी परत में वायु विक्षेप एवं वायु निर्घात भी पाए जाते हैं। वायुमंडलीय जलवाष्प एवं धूल कणों के अधोमंडल में ही संकेंद्रित होने के कारण बादल तथा तूफान आदि की उत्पत्ति इसी परत में होती है। वायुमंडल में इस निचले स्तर को संवाहिनी मंडल भी कहते हैं क्योंकि संवहन धाराएं अधोमंडल की बाह्य सीमा तक सीमित होती हैं। इस परत की एक अन्य विशेषता यह है कि इसके भीतर ऊंचाई में वृद्धि के साथ वायु में वेग में भी वृद्धि हो जाती है। जो हमारा क्षोभ मंडल है इसमें ऊंचाई के साथ में वृद्धि के साथ वायु वेग में भी वृद्धि होती है। ग्रीष्म ऋतु में इस स्तर की ऊंचाई में वृद्धि, शीत ऋतु में कमी पाई जाती है। क्षोभ मंडल के शीर्ष भाग पर स्थित संक्रमण स्तर को जो इसे समताप मंडल से पृथक करता है क्षोभ मंडल या क्षोभ मंडल सीमा अथवा ट्रोपोपॉज कहा जाता है। ग्रीक भाषा में ट्रोपोपॉज का अर्थ होता है मिश्रण प्रदेश। ग्रीक भाषा में जो है ट्रोपोपॉज का अर्थ होता है कि मिश्रण की समाप्ति। सर नेपियर शाह प्रथम वैज्ञानिक हुए जिन्होंने इस शब्द का निर्माण किया। इसकी ऊंचाई भूमध्य रेखा पर 17 से 18 किलोमीटर तथा ध्रुवों पर 7 से 10 किलोमीटर होती है और मध्य अक्षांशों में जेट स्ट्रीम के कारण कभी कभी इस स्तर की ऊंचाई में अंतर पड़ जाता है। क्षोभ मंडल सीमा में निम्नलिखित विशेषताएं पाई जाती हैं। जैसे यह एक सक्रिय तथा असमान मोटाई वाली परत है जो सभी प्रकार के मेघों तथा तूफानों की बाह्य सीमा बनाती हैं। सभी प्रकार की संवहन धाराओं का यहाँ अंत हो जाता है। विषुवत रेखा और ध्रुवों पर असमान ऊंचाई के कारण इस मंडल के न्यूनतम तापमान विषुवत रेखा के ठीक ऊपर पाए जाते हैं। इसके विपरीत ध्रुवों के ऊपर अपेक्षाकृत ऊंचे तापमान अंकित किए जाते हैं। दोस्तों,
जैसे कि धरातल का सबसे ज़्यादा तापमान जो है कि विषुवत रेखा पर पाया जाता है, और जो हमारा क्षोभ मंडल है इसका सबसे ज़्यादा तापमान जो होता है वो ध्रुवों पर पाया जाता है। भूमध्य रेखा के ऊपर 17 से 20 किलोमीटर ऊंचाई पर -85 डिग्री सेल्सियस तापमान साधारण बात है, जबकि ध्रुवों के ऊपर 7 से 10 किलोमीटर ऊंचाई पर तापमान -60 डिग्री सेल्सियस से नीचे कदाचित ही गिरता है। इस सक्रिय पेटी में तापमान का ऊंचाई के साथ नीचे गिरना बंद हो जाता है। यदि कभी तापमान में ह्रास भी होता है तो अत्यंत मंद गति से। इस स्तर के ऊपर ऊंचाई के साथ तापमान वृद्धि होने के कारण तापमान व्युत्क्रमणता उत्पन्न हो जाती है। मध्य और उच्च अक्षांशों में ट्रोपोपॉज की ऊंचाई में स्पष्ट रूप से मौसमी परिवर्तन पाए जाते हैं। जैसे 45 अंश अक्षांश पर जनवरी में इस स्तर की औसत ऊंचाई लगभग 12.5 किलोमीटर होती है, जो जुलाई महीने में बढ़कर 15 किलोमीटर हो जाती है। अब सेकेंड स्तर है समताप मंडल, स्ट्रेटोस्फीयर। वायुमंडल के इस स्तर का प्रारंभ ट्रोपोपॉज से होता है। धरातल से इसकी औसत ऊंचाई लगभग 30 किलोमीटर मानी जाती है। इस स्तर की खोज और इसके नामकरण का श्रेय तीसरा द बोर महोदय को जाता है कि इस स्तर की जो समताप मंडल है इसकी खोज और इसका नामकरण तीसरा द बोर नामक वैज्ञानिक ने किया है। स्ट्रेटोस्फीयर का अर्थ होता है स्तरण मंडल, रीजन ऑफ स्ट्रेटिफिकेशन। यह मंडल वस्तुतः अनेक स्थायी परतों में विभक्त होता है। इस स्तर में ऊंचाई में वृद्धि के साथ तापमान का नीचे गिरना समाप्त हो जाता है। समताप मंडल के निचले भाग में विभिन्न ऊंचाइयों पर समान तापमान पाया जाता है तथा समताप रेखाएं समानांतर न होकर लंबवत होती हैं। इसी विशेषता के कारण इसे समताप मंडल कहा जाता है। और इस स्तर के ऊपर भाग में ऊंचाई के साथ तापमान में थोड़ी वृद्धि भी संभव है। यह मंडल जल, वाष्प एवं धूल कण को लगभग रहित होता है, इससे इसमें मेघ नहीं बनते हैं। कभी कभी कुछ विशेष प्रकार के मेघों की उत्पत्ति हो जाती है, जिसे हम मुक्ताब मेघ, मदर ऑफ पेयर्स क्लाउड कहते हैं। और ग्रीष्म ऋतु में समताप मंडलीय तापमान में अक्षांशों के साथ वृद्धि ध्रुवों तक बनी रहती है, किंतु शीत ऋतु में 50 अंश से 60 अंश अक्षांशों के मध्य समताप मंडल सबसे अधिक गर्म रहता है और 60 अंश अक्षांश से ध्रुवों की ओर तापमान पुनः घट जाता है। समताप मंडल की मोटाई ध्रुवों पर सबसे अधिक होती है तथा कभी कभी विषुवत रेखा के ऊपर इस स्तर का बिल्कुल लोप हो जाता है। धरातल से लगभग 30 किलोमीटर की ऊंचाई पर समताप मंडल सीमा अथवा स्ट्रेटोपॉज की संक्रमण पेटी स्थित है। इसके ऊपर से तापमान ऊंचाई के साथ तीव्र गति से ऊपर उठता है। अगला मंडल है ओजोन मंडल, ओजोनोस्फीयर। स्ट्रेटोपॉज के ऊपर धरातल से 30 किलोमीटर से 60 किलोमीटर के मध्य वायुमंडल में ऐसा स्तर पाया जाता है जिसमें ओजोन गैस की अधिकता होती है। जो ओजोन मंडल है ये धरातल से 30 किलोमीटर से 60 किलोमीटर के मध्य में पाया जाता है और इसमें O3 की अधिकता होती है। इसी कारण इसको हम ओजोन मंडल कहते हैं। इसका नाम ओजोन मंडल पड़ा। कई वैज्ञानिक इस स्तर को समताप मंडल का ही ऊपरी भाग मानते हैं और अन्य गैसों की अपेक्षा ओजोन सौर विकिरण का अधिक भाग सोखती है। इसकी सर्वप्रमुख विशेषता यह है कि सूर्य से आने वाली परावैंगनी किरणें अल्ट्रावायलेट रेज का अधिकांश यह अवशोषण कर लेती हैं। वस्तुतः
यह स्तर पराबैंगनी किरणों के छानने का कार्य करता है, इसीलिए इस स्तर का तापमान सदैव ऊंचा बना रहता है और वैज्ञानिकों का अनुमान है कि यदि ओजोन मंडल न रहता तो अत्यधिक प्रचंड एवं प्रखर पराबैंगनी किरणें धरातल पर पहुंचकर जो है कि यहाँ के वातावरण को, पेड़ पौधों को एवं जीवों को झुलसा देती तथा भीषण गर्मी के कारण पृथ्वी पर रहना बहुत ही कठिन हो जाता। इन पराबैंगनी किरणों के प्रभाव से पृथ्वी पर रहने वाले प्राणी अंधे हो जाते। इस स्तर में तापमान ऊंचाई के साथ 5 डिग्री सेल्सियस प्रति किलोमीटर की दर से ऊपर उठता है और 60 किलोमीटर तक तापमान में इसी दर से वृद्धि होती है। इस स्तर का अधिकतम तापमान धरातल के निकट के तापमान से अधिक होता है। धरातल पर जब कभी बड़े भयंकर विस्फोट किए जाते हैं तो वायुमंडल में ध्वनि एवं नीरवता के वलय उत्पन्न हो जाते हैं। इनकी उत्पत्ति का कारण ओजोन मंडल का ऊंचा तापमान बताया गया है। इस स्तर को कभी कभी मेसोस्फीयर भी कहा जाता है। ओजोन मंडल इस उष्ण स्तर को कभी कभी मेसोस्फीयर भी कहा जाता है। रासायनिक प्रक्रियाओं की प्रधानता की दृष्टि से कुछ वैज्ञानिक इसे केमोस्फीयर कहना अधिक पसंद करते हैं। मेसोस्फीयर की बाह्य सीमा को मेसोपॉज कहा जाता है। जो अगला मंडल है वो है आयन मंडल। आयन मंडल से सबसे ज़्यादा हर एग्ज़ाम ज्योग्राफी से रिलेटेड प्रत्येक एग्ज़ाम में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पाए जाते हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो है कि अध्ययन करने वाला जो स्तर है वो आयन मंडल है, क्योंकि जितना भी हमारा कम्युनिकेशन का सिस्टम डिपेंड है वो आयन मंडल पर ही डिपेंड है। हमारा दूर संचार का माध्यम, टेलीफोन वगैरह, इनके सबके सेंसर को क्रिएटिव करने के लिए आयन मंडल की अहम भूमिका है। तो आयन मंडल ओजोन मंडल के ऊपर स्थित है। धरातल से लगभग 60 किलोमीटर ऊंचाई पर इस स्तर का प्रारंभ होता है। जो आयन मंडल है इसका धरातल से लगभग 60 किलोमीटर की ऊंचाई पर इस स्तर का प्रारंभ होता है और इसकी ऊपरी सीमा कुछ वैज्ञानिक 500 किलोमीटर तथा कुछ हजारों किलोमीटर की ऊंचाई पर मानते हैं। और वायुमंडल के इस स्तर के संबंध में निरंतर अधिकाधिक जानकारी प्राप्त हो रही है। इस स्तर के अस्तित्व का आभास सर्वप्रथम रेडियो तरंगों द्वारा मिला। इसके पश्चात ध्रुवीय ज्योति ध्वनि तरंगों तथा रॉकेटों आदि द्वारा इसके संबंध में और अधिक जानकारी प्राप्त हुई है। ओजोन मंडल के समाप्त होते ही तापमान पुनः ऊपर की ओर नीचे गिरने लगता है और 80 किलोमीटर की ऊंचाई पर घटकर -38 डिग्री सेल्सियस हो जाता है और इसके ऊपर एक बार फिर तापमान ऊंचाई के साथ बढ़ने लगता है और 95 किलोमीटर की ऊंचाई पर 10 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है और तापमान ऊपर की ओर बढ़ता ही चला जाता है। और ऐसा अनुमान है कि 2500 किलोमीटर की ऊंचाई पर तापमान बढ़कर लगभग 700 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। दोस्तों 60 किलोमीटर ऊंचाई पर वायु दाब केवल 0.35 मिलीबार रह जाता है। इतने कम दबाव के कारण पराबैंगनी फोटॉन्स तथा उच्च वेगी कणों के द्वारा वायुमंडल पर लगातार प्रहार होने से
गैसों का आयनन हो जाता है। वायुमंडल में 1000 किलोमीटर की ऊंचाई तक आयनन का प्रभाव दिखाई पड़ता है। वस्तुतः यह मंडल अनेक आयनीकृत परतों में विभक्त है, जो इस प्रकार हैं। आयन मंडल को 6 प्रमुख परतों में विभाजित किया गया है। पहली परत है डी परत, जो 60 से 90 किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थित है। और दूसरी परत है ई परत। तीसरी परत है विशिष्ट ई परत। और चौथी परत है F2 परत। पांचवी परत है F1 परत, E2 परत और जी परत। तो दोस्तों जो ई परत है, इसी में जो है कि विशिष्ट ई परत जो है कि 110 किलोमीटर की ऊंचाई पर उत्पन्न होती है। और ये जो है कि रात में सूर्य अस्त के साथ में ही ये विलीन हो जाती है। डी परत। यह परत दीर्घ रेडियो तरंगों का परावर्तन करती है तथा माध्यम और लघु तरंगों को सोख लेती है। जो डी परत है, यह दीर्घ रेडियो तरंगों का परावर्तन करती है और मध्यम और लघु तरंगों को सोख लेती है। यह परत केवल दिन में पाई जाती है और सूर्यास्त के साथ ही यह विलीन हो जाती है। दोस्तों डी परत की सबसे बड़ी विशेषता है कि यह दीर्घ रेडियो तरंगों को परावर्तित करती है और मध्यम और लघु तरंगों को जो है कि यह सोख लेती है और यह सूर्यास्त के साथ में ही यह विलीन हो जाती है। यह परत सिर्फ दिन में ही विजुअल रहती है। अब ई परत। धरातल से इसकी ऊंचाई 90 से 130 किलोमीटर मानी जाती है। जो ई परत है, इसकी ऊंचाई धरातल से 90 से 130 किलोमीटर मानी जाती है। डी परत की अपेक्षा यह परत अधिक सुस्पष्ट दिखाई पड़ती है। इसके द्वारा रेडियो की मध्यम और लघु तरंगों का धरातल की ओर परावर्तन होता है। इस परत की उत्पत्ति का कारण वायुमंडल में उपस्थित ऑक्सीजन तथा नाइट्रोजन के परमाणुओं पर सूर्य की परावैंगनी फोटॉन्स की प्रतिक्रिया है। रात्रि में डी परत की भांति यह परत भी विलीन हो जाती है। ई परत की क्या विशेषता है कि इसके द्वारा रेडियो की मध्यम और लघु तरंगों का धरातल की ओर परावर्तन हो जाता है। इस परत की उत्पत्ति का कारण वायुमंडल में उपस्थित ऑक्सीजन तथा नाइट्रोजन के परमाणुओं पर सूर्य की परावैंगनी फोटॉन्स की प्रतिक्रिया है। और रात्रि में डी परत की भांति यह परत भी विलीन हो जाती है। यह परत भी सिर्फ दिन में ही दिखाई पड़ती है। विशिष्ट ई परत। यह परत कभी कभी यत्र तत्र उत्पन्न हो जाया करती है। उल्का के प्रवेश के कारण इसकी उत्पत्ति होती है। दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि किस वायुमंडलीय परत का निर्माण जो है कि उल्का के कारण होता है, या किस परत का निर्माण उल्का के प्रवेश के कारण होता है। तो वो परत हमारी विशिष्ट ई परत है। इसका प्रभाव केवल अत्यंत लघु रेडियो तरंगों पर पड़ता है और यह जो है 110 किलोमीटर की ऊंचाई पर इस परत में 450 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से पवन चलता है। जो हमारी विशिष्ट ई परत है, इसकी दोस्तों सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इसके वायुमंडल में उल्का के प्रवेश के कारण इसका निर्माण होता है, इसकी उत्पत्ति होती है। और इस परत में 110 किलोमीटर की ऊंचाई पर 450 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से वायु का या पवन का प्रवाह होता है। सबसे बड़ी इसकी विशेषता है। ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि किस परत में 450 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से वायु का प्रवाह होता है। तो वो हमारी विशिष्ट ई परत है। E2 परत कि धरातल से
150 किलोमीटर ऊंचाई पर ऑक्सीजन के परमाणुओं पर फोटॉन्स की प्रतिक्रिया के कारण इसकी उत्पत्ति होती है। इस परत का अस्तित्व तो केवल दिन में रहता है, रात्रि में यह विलीन हो जाती है। F1 परत ई परत के ऊपर स्थित रेडियो तरंगों को परावर्तित करने वाली परत को F परत कहते हैं। इसमें दो उप स्तर पाए जाते हैं, F1 और F2। यह उप स्तर दिन में उपस्थित रहता है किंतु रात में F2 के साथ विलीन हो जाता है। इससे मध्यम तथा लघु रेडियो तरंगों का परावर्तन होता है। F1 से F2 परत विशेष महत्वपूर्ण है कि बहुत अधिक दूरी के लिए रेडियो संदेश प्रेषण की दृष्टि से इस उप स्तर का विशेष महत्व है। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि बहुत अधिक दूरी की रेडियो संदेश प्रेषण को भेजने के लिए हम किस परत का या कौन सी परत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, तो वो F2 परत हो जाएगी। इसीलिए इसका अध्ययन वैज्ञानिकों ने विस्तार पूर्वक किया है। इसमें दैनिक तथा मौसमी परिवर्तन भी पाए जाते हैं। सबसे बड़ी विशेषता है कि आयन मंडल की किस परत में सबसे ज़्यादा किस में मौसमी परिवर्तन देखने को मिलता है, तो वो F2 परत है। सूर्य कलंकों से इसका प्रत्यक्ष संबंध जान पड़ता है। इसकी औसत ऊंचाई 200 से 300 किलोमीटर मानी जाती है, तो इसकी मोटाई कितनी है? 100 किलोमीटर। इसकी मोटाई 100 किलोमीटर है या 200 से 300 किलोमीटर की ऊंचाई पर पाई जाती है। उपर्युक्त दोनों उप स्तरों को संयुक्त रूप से अपलेटन स्तर कहते हैं। F1 और F2 दोनों परतों को मिलाकर के हम अपलेटन स्तर नाम दिया गया। जी परत आधुनिकतम अनुसंधानों से इस परत के अस्तित्व का पता लगता है। इसकी ऊंचाई धरातल से 400 किलोमीटर है। जो जी परत है ये धरातल से 400 किलोमीटर की ऊंचाई पर पाई जाती है। इस स्तर से परावर्तित होने वाली सभी रेडियो तरंगें F2 परत से भी परावर्तित होती हैं। अतः कभी कभी इसका पता लगाना भी कठिन हो जाता है कि इस परत की उत्पत्ति नाइट्रोजन के परमाणुओं पर परावैंगनी फोटॉन्स की प्रतिक्रिया के कारण होती है। जो जी परत है इसकी उत्पत्ति कैसे होती है कि इस परत की उत्पत्ति नाइट्रोजन के परमाणुओं पर परावैंगनी फोटॉन्स की प्रतिक्रिया के कारण उत्पन्न होती है। बाहिर्मंडल वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत का विशेष अध्ययन लीमैन स्पत्जर ने किया था। जो वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत है इसका अध्ययन लीमैन स्पित्जर ने किया था। इसकी ऊंचाई 500 से 1000 किलोमीटर मानी जाती है। इतनी अधिक ऊंचाई पर वायुमंडल नीहारिका के रूप में हो जाता है। यहाँ की वायु में हाइड्रोजन और हीलियम गैसों की प्रधानता रहती है। वायुमंडल की बाह्य सीमा पर तापमान लगभग 5568 डिग्री सेल्सियस तक पहुँच जाता है, किंतु यह तापमान धरातलीय तापमान से सर्वदा भिन्न है। यदि अंतरिक्ष यात्री इतने अधिक तापमान में अपना हाथ अंतरिक्ष यान से बाहर निकाले तो शायद ही उसको गर्म महसूस हो, क्योंकि
जैसे हमारी पृथ्वी पर हम हैं और यहाँ तक जो है कि सूर्य की किरण आती है, तो इसमें जो है कि सूर्य की किरण पृथ्वी पर आकर गिरती है, यहाँ पे रुकती है और इसके वायुमंडल को गर्म करती है, तभी जो है कि हमें ऊष्मा प्राप्त होती है। और अंतरिक्ष में वायु को इसको जो है कि तापमान को रोकने का कोई साधन नहीं है, इसीलिए तापमान जो है कि हम या किसी को जो है कि वो अगर हम अंतरिक्ष यान से अपने हाथ बाहर निकालें तो वो हमें गर्म भी मालूम नहीं पड़ता है, जबकि टेम्परेचर 5568 डिग्री सेल्सियस तक होता है। अगर दोस्तों हमारा वीडियो आपको हेल्पफुल लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।